Dear friends, in our last video lecture, we talked about what is electric field, how do we find electric field due to a point charge, and how do we find electric field due to a system of charges. हम सबों ने ये लिखा कि अगर किसी पॉइंट चार्ज के चलते किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, देन सबसे पहले इस चार्ज को इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन करेंगे. If this charge is positive, then it will produce electric field in radially outward direction. If this charge is negative, then the field will be in radially inward direction. And magnitude of this electric field will be kq by r square, where r is the distance of this point from this very charge and k is 1 by 4 pi epsilon naught. And अगर सिस्टम की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम सबों ने सीखा कि सिस्टम की वजह से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम प्रत्येक चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एंड उसका वेक्टोरियल सम करेंगे. प्रत्येक के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एंड हम उसका वेक्टोरियल सम करेंगे. हम सबों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में जितनी भी एग्जाम्पल्स लिए थे वो सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल्स थे जिसमें अलग अलग चार्ज को हम पहचान पा रहे थे. और जब हम किसी सिस्टम के अलग अलग चार्ज को, इंडिविजुअल चार्जेस को पहचानते हैं तो वो डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज होता है. लेकिन आज हम ऐसे एग्जाम्पल लेंगे, इस वीडियो लेक्चर्स में हम ऐसे एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें चार्ज जो होगा वो कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज होगा. जैसे अगर इस मार्कर को चार्ज कर दिया जाए, देन ये मुश्किल है कि हम इसके प्रत्येक चार्ज को पहचानें. और इसके चलते अगर हमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम कहेंगे कि हमें कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. चलिए हम इसके बारे में सबसे पढ़ लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the central axis of a uniformly charged ring. ऐसा है कि सपोज ये कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है. सपोज इसकी चार्ज Q है. इसकी चार्ज जो है वो इसके किनारों पे रिंग्स पे फैली होगी. चार्ज इज इक्वल टू Q. रेडियस, सपोज इसकी रेडियस जो है वो R है. एंड सेंट्रल एक्सिस का क्या मतलब होता है? तो कोई ऐसी एक्सिस या कोई ऐसी लाइन जो इसकी सेंटर से पास करे और इसकी प्लेन पे, रिंग की प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, तो इसे हम सेंट्रल एक्सिस कहते हैं. सपोज यहाँ से z डिस्टेंस पे, सपोज ये कोई पॉइंट है जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं. हम सब खुद से बातें करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो सिंगल चार्ज के चलते निकालना है कि सिस्टम ऑफ चार्ज के चलते. हम सबों को पता है कि ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, लेकिन ये सिस्टम ऑफ चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस है. तरीका तो ये है कि हम प्रत्येक चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसका वेक्टोरियल सम कर दें, लेकिन इसके प्रत्येक चार्ज को पहचानना मुश्किल है. तो जहाँ प्रत्येक चार्ज को पहचानना मुश्किल हो वहाँ एलिमेंट्री पार्ट की कॉन्सेप्ट काम हो जाती है. यानी हम सोचेंगे कि ये इसका एक छोटा सा पार्ट, इसका एक एलिमेंट्री पार्ट, सपोज इस पे चार्ज dq है, तो सबसे पहले हम इसके चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. अगर इसके चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारी जरूरत है तो हमारी पुरानी कॉन्सेप्ट कहती है कि पहले इस चार्ज को और इस पॉइंट को दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे. और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा. हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रिंग के चलते निकालना
लेकिन जब हम इसके एक छोटे से पार्ट के चलते से निकालें तो सबसे पहले इसका नाम हम रखेंगे BE और लिखेंगे फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज डी फील्ड ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज डी इज इक्वल टू, ये डी कितना हो जाएगा K 1/4 Q इज हियर dQ बाई R स्क्वायर। और मतलब यहाँ से जिसके चलते निकालना है, जहाँ पे निकालना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर इसे आप मिला डालें तो दिखता है कि ये तो √R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर है। अगर ऐसा है सो हमें इसका स्क्वायर करना होगा, स्क्वायर करने से √अंडर हट जाएगा, रूट ओवर गायब हो जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। अब हमें ऐसे ऐसे सभी छोटे छोटे पार्ट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टोरियली ऐड करना है। जब छोटी छोटी चीजों को ऐड करना होता है तो हम लोग जानते हैं कि इसको इंटीग्रेशन के जरिए पूरा किया जा सकता है, लेकिन वेक्टोरियल एडिशन करना हो तो हमेशा थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बात को खोजना चाहिए कि क्या सारे वेक्टर जिसको हमें ऐड करना है क्या वो सेम लाइन के अलोंग है। अगर सेम लाइन के अलोंग हो तो सीधे सीधे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ के बदले अगर ये पार्ट यहाँ हम लिए हुए होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते यहाँ पे जो होता वो इस ज्वाइनिंग लाइन के अलाउंग होता और ये इधर की ओर होगा। आप खुद देख लो, क्या ये दोनों वेक्टर सेम लाइन के अलाउंग है? नो, ये दोनों वेक्टर सेम लाइन के अलाउंग नहीं है। सो हम सीधे सीधे इंटीग्रेशन करने से बचेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन अलजेब्रिकल एडिशन है। सो अगर सारे वेक्टर सेम लाइन के अलाउंग होते तो हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते, दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मानते और तब ये अलजेब्रिकल क्वांटिटी के जैसा बिहेव करता और हम सीधे इसका इंटीग्रेशन कर सकते थे। लेकिन एक वेक्टर इधर इंटीग्रेशन इसका एडिशन नहीं देगा, तो हमें इसे कैसे सोल्व करना चाहिए? जब भी डिफरेंट डायरेक्शंस में वेक्टर्स हों और उनको ऐड करना हो तो हमें उनका कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना होगा, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे कंपोनेंट में रिजोल्यूशन के लिए हमें एक्सिस की जरूरत है। एक एक्सिस ये ले लिया, एक एक्सिस ये ले लिया। तो अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं, देन दिस एंगल विल आल्सो बिकम थीटा एंड these two angles are vertically opposite angles. So component of this vector in this line DE cos theta and along this direction DE sin theta. अब हमें क्या करना होगा? इन दोनों का अलग अलग इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट बताएगा, इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ये कंपोनेंट बताएगा। और जब किसी वेक्टर के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम हो तो उसका रिजल्टेंट जो होगा रूट अंडर स्क्वायर ऑफ x कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ y कंपोनेंट एंड इन दिस वे वी विल गेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग और in a given situation we will get the net electric field in that situation. So ये लेकिन यहाँ एक और भी बात है जो हमें फायदा दे सकती है। जैसे इस वेक्टर का इधर की ओर कंपोनेंट है वैसे इसका भी इधर की ओर कंपोनेंट होगा और सिमेट्री जो इस फिगर की है, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है। सो जो इसकी मैग्नीट्यूड है वही इसकी मैग्नीट्यूड है, जो एंगल ये है वही एंगल ये है। सो इसका जो कंपोनेंट होगा वो इसके इक्वल होगा। और जब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बैलेंस कर लेंगे। सो इस फिगर की सिमेट्री को जब हम देखते हैं तो हमें दिखता है कि नेट फील्ड विल बी अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। इसको हम ऐसे बोलेंगे फ्रॉम सिमेट्री ऑफ द फिगर, फ्रॉम सिमेट्री of the figure net field is along
the central axis. Central axis. Net field is along the central axis. So हमें सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन की जरूरत है. Therefore net field is equal to integration of dE cos theta. Integration of dE cos theta. इसका इंटीग्रेशन करना होगा. dE की वैल्यू क्या है? is equal to d की वैल्यू है k dq अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर cos थीटा. cos theta is equal to base upon hypotenuse. Base is z. Hypotenuse is root under r square plus z square. So जब भी हमें इंटीग्रेशन करना हो तो हमें फिर से एक बात देखना पड़ता है कि वेरिएबल की सिर्फ एक ही संख्या प्रेजेंट होनी चाहिए. अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो सारे वेरिएबल को हमें एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हमें सबसे पहले पता करना होगा कि इन सबों में से कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है एंड कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है. सवाल ये पैदा होता है कि हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट है एंड कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल है. हम ये देखेंगे कि जिस एलिमेंट्री पार्ट को लेकर के हमने ये रिजल्ट निकाला है उसकी पोजीशन को अगर मैं चेंज करूं तो जो चीजें बदल जाएंगी, जो टर्म्स बदल जाएगा, वी विल टेक इट एज वेरिएबल एंड जो चीजें नहीं बदलेगी उसे हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे. जरा सोचो कि इसकी पोजीशन को अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या k की वैल्यू बदलेगी? नो, k 1/4 फैक्टर नोट ये हमेशा ही 1/4 फैक्टर नोट रहेगा. क्या इसकी पोजीशन चेंज करने से z जो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, क्या इसकी पोजीशन चेंज करने से क्या ये z चेंज कर जाएगा? नो, इसकी पोजीशन चेंज करने से भला ये z क्यों चेंज करेगा? क्या ये r जो कि इसकी रेडियस है, क्या इसकी पोजीशन चेंज करने से क्या इस रिंग का रेडियस चेंज कर जाएगा? नो, ये भी चेंज नहीं करेगा. तो हमें क्या करना चाहिए? सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल देना चाहिए. तो सारे कांस्टेंट को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो ये k z अपॉन these two will give multiplication of these two will give r square plus z square power 3/2. इंटीग्रेशन ऑफ dq. इंटीग्रेशन ऑफ dq मीन्स हमें ऐसे ऐसे सभी छोटे छोटे पोर्शन की चार्ज को ऐड कर देना है तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा, यानी हो जाएगा टोटल चार्ज q और ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k q. छोटे छोटे चार्ज को ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज इसका q है तो k q z अपॉन r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर 3/2. r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पावर 3/2. सो नेट फील्ड हमारे पास क्या आ गया? सो नेट फील्ड therefore net field is equal to therefore E is equal to K is 1/4 pi epsilon naught Q Z upon r square plus z square power 3/2. So this is the electric field along the central axis. Along the central axis. Along the central. ये electric field हुआ along the central axis. So अगर ये चार्ज पॉजिटिव हो, then ये central axis away from the center. And if this ring is positively charged, then direction of electric field is along the central axis and away from the center. If this ring is negatively charged, then electric field will be along the central axis and towards the center, away from the center and away from the center. For positive charge
and towards the center for negative charge. So this is electric field due to a ring uniformly charged. अब हम थोड़ी बातचीत इसके बारे में रिलैक्स होकर के ऐसे भी कर सकते हैं कि क्या ये आंसर सही है। फिजिक्स सिर्फ पढ़ने के जाने की चीज नहीं है, फिजिक्स आप फील भी कर सकते हैं। आप ऐसे सवाल भी खुद से कर सकते हैं कि क्या ये आंसर सही है। तो आप सोचेंगे कि हम कैसे जाने कि आंसर गलत है या सही है, कैसे जाने। तो आप इसको जानने के लिए इस तरकीब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिंग है आपका, ये रिंग, अगर आप इस रिंग को बहुत दूर से देखें, बहुत दूर से देखें, इस सेंट्रल एक्सिस पे बहुत दूर से देखें, तो आपको ये रिंग छोटी सी पॉइंट दिखलाई पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर छोटी सी पॉइंट दिखलाई पड़ेगी, सोर्स चार्ज छोटी सी पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज दिखलाई पड़ेगी, तो इसके चलते जेड डिस्टेंस के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना दिखना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखना चाहिए 1/4πε0 क्यू। अगर ये डिस्टेंस जेड है तो आप इसे जेड स्क्वायर कर सकते हैं। अब आप इसमें इसको देखिए, अगर आप बहुत दूर से देख रहे हैं तो इसका मतलब जेड आर की तुलना में बहुत बड़ा। इफ जेड is much greater than r, अगर आप बहुत दूर से देखते हैं, definitely z will be very much greater than radius r of the ring. So आप क्या पाएंगे? E equal to 1/4πε0 q z I square plus z square. Since z is much greater than r, so this addition will become equal to only z square and z square whole power 3/2. 1/4πε0 q z and z इसको 2 cancel 3 and इससे इसको कैंसिल कर दें, z square 1/4πε0 q by z square. So this is the same measurement जो हमारा एक्सपेक्टेड था। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला, ये जो रिलेशंस है वो बिल्कुल ही सही है। तो एक तो बात इसके संबंध में ये हो गया। अब इसको एक दूसरे नजरिए से देखें। अगर आप इसको इसके सेंटर पे चले जाए तो क्या होगा? जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। जेड की वैल्यू 0 रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। Field at the center is 0. Field at the center is 0. सेंटर तो 0 है। और अगर आप बिल्कुल ही बहुत दूर चले जाएं तो एक पॉइंट चार्ज की बात अगर है और आप बहुत जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा दूर कर दें, तो बहुत बड़ा कर दें, तो भी ये की वैल्यू 0 हो जाए। तो अब दो बातें दिख गई, सेंटर पे भी फील्ड 0 है एंड लार्ज डिस्टेंस पे भी फील्ड 0 है। भाई 0 यहाँ और 0 वहाँ और बीच में कुछ ना कुछ तो फील्ड है। इसे आप कैसे लेंगे? इसे आप इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर यहाँ 0 है और बहुत दूर में भी 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले यहाँ से ऊपर जाने के दरमियान डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता चला गया होगा, मैग्नीट्यूड में बढ़ता चला गया होगा, फिर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ होगा एंड उसके बाद ये डिक्रीज करनी शुरू हो गई होगी एंड घटते घटते वो इंफिनिटी पे 0 हो गई होगी। इसका मतलब यहाँ एंड इंफिनिटी के बीच कोई ऐसा भी पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। क्या उस पॉइंट की पोजीशन हम निकाल सकते? कॉम्पिटिशन वाले लोग हमें ऐसे सवाल पूछते हैं कि find the distance of a point on the central axis at which electric field is 0. तो find position of a point
on the central axis, at which electric field is maximum. Electric field is maximum. At which electric field is maximum. तो ऐसा है कि हम कैसे इसे सोल्व करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपसे पूछा जाता है किसी चीज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में, जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम होने के बारे में कोई सवाल करा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी डिस्टेंस z पे या किसी डिस्टेंस x पे या किसी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेंगे और सिंपली इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। आपने इस काम को करा है कि at a point at a distance z from the center electric field E equal to k q z upon r square plus z square पावर 3/2। तो सबसे पहले आप इसके चलते किसी भी डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए, पता करना चाहिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होना या कम होना, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम की बात है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होना या कम होना किस पे डिपेंड करता है। आप देखें कि ये कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, यानी E की वैल्यू इस Z पे डिपेंड करती है, उस पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड करती है जिस पॉइंट पे हम बातें कर रहे हैं। सो E की वैल्यू मैक्सिमम होने के, अगर E की वैल्यू Z पे डिपेंड करती तो क्या हम इस बात को पहचान सकते हैं डायरेक्टली कि E की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए इस Z की वैल्यू क्या होगी। अगर ये Z सिर्फ न्यूमरेटर में होता, डिनोमिनेटर में ना होता, तो हम कहते E की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए Z की वैल्यू को मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ये न्यूमरेटर में ना होता, सिर्फ डिनोमिनेटर में होता, तो हम कहते E की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम होना चाहिए, तब Z की वैल्यू को हम मिनिमम सोचते। तो सिर्फ ऊपर में देखें तो हम कहेंगे कि E की वैल्यू के मैक्सिमम होने के लिए Z की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। सिर्फ डिनोमिनेटर को देखें तो हम कहेंगे E की वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए Z की वैल्यू को मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में है, तो क्या सोचें। तो ऐसी स्थिति में कैलकुलस हमारा साथ देता है। आप जानते हो कि y अगर x का फंक्शन, if y is a function of x, then for y to be maximum or minimum, तो ऐसी स्थिति में y अगर x पे डिपेंड करे तो y की वैल्यू मैक्सिमम, then for y to be maximum और मिनिमम, तो y की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए dy by dx 0 होना चाहिए। ऐसा हमें कैलकुलस करता है। dy by dx की वैल्यू 0 होने से y की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होगी। यानी अगर E Z पे डिपेंड करता है तो E की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ लिखा है, तो मैक्सिमम की बातें करें, मैक्सिमम होने के लिए dy by dz is equal to 0 होएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, dy by dz निकालेंगे। क्यों हमें ये निकालना पड़ा, ये समझना भी आपकी जरूरत की चीज है, क्योंकि इन्हीं बातों की फिजिक्स बनी हुई है। dy by dz के कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, इसे बाहर छोड़ दें, r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कांस्टेंट है, z ये कांस्टेंट भी है, k q सिर्फ कांस्टेंट है, इसे बाहर छोड़ दें। अब आपको इसे डिफरेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट में, न्यूमरेटर में भी z है, डिनोमिनेटर में z है, तो ऐसी चीजों को आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर इनटू dc ऑफ न्यूमरेटर dz by dz माइनस डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू dc ऑफ
डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन dz अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 और उसका स्क्वायर पावर 3। तो इसे आप कैसे सोल्व करोगे? आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 dz by dz is 1 माइनस जेड। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, हम एक चेन रूल के सहारे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये आपको चेन रूल में ये पूरा जो है वो इस पे डिपेंड करता है, तो पहले आप इससे डिवाइड कर दें एंड डिवाइड करा है तो मल्टीप्लाई भी कर दें बाई dz अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, ये आपके पास है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3। अब इसे आप क्या करेंगे? सो अब इसे हम लोग यहां तक पहुंचा गए, तो ये दिख रहेगा dy de by dz is equal to kq into r square plus z square dz by power 3/2 minus z। अगर इसको x माने तो dx to the power n by dx is equal to n x to the power x means r square plus z square n x to the power n minus 1 3/2 minus 1 is 1/2 and then this dr square by dz 0 dz square by dz that is 2z upon r square plus z square पावर 3/2। अगर ऐसा हो तो ये हो गया de अपॉन dz इज इक्वल टू kq। ये 2 कैंसिल और ये सिंपल आ गया आपको आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 3z इंटू जेड इज जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3। अगर ऐसा हो गया तो आपको पहले से जानते हैं कि फॉर e टू बी मैक्सिमम अगर इस e को मैक्सिमम होना है देन de by dz will be equal to 0। अगर ऐसा होगा कि de by dz अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 तभी होएगा ना जब ये क्वांटिटी इसके इक्वल होएगी मींस r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। ये दोनों डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस। सो अगर इसको 0 होना है तो ये तो 0 हो नहीं सकता, ये इंफिनिटी हो नहीं सकता, इसी के 0 होने से ये टर्म 0 हो सकता। तो दिस इज इक्वल टू 3z स्क्वायर r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2। सो इसको इधर ले तो बेस सेम है, पावर को डिफरेंस का डिफरेंस लेना होगा। सो r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 minus 1/2 3/2 minus 1/2 is 1 is equal to 3z square। so 3z square minus z square 2z square is equal to r square। so z is equal to plus minus r by √2। इस 2 को यहाँ पे चले गए। सो आपको पता चल गया कि सेंट्रल एक्सिस से सेंटर से r by √2 डिस्टेंस ऊपर एंड r by √2 डिस्टेंस नीचे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। यहाँ से यहाँ जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा और फिर उसको घटता चला जाएगा। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए। तो ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जो रिंग के चलते होते हैं सेंट्रल एक्सिस के कितने होते हैं एंड सेंट्रल एक्सिस पे एक ऐसी पॉइंट होती है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है
अगर इसको ग्राफिकली देखें, इसको ग्राफिकली अगर आप देखें, इस बात ग्राफिकली, अगर ग्राफिकली इस बात को देखें, ये आपका रिंग है और आप चाहते हैं कि डिस्टेंस के साथ हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हालत है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। ये आपको इधर किसी पॉइंट पर की डिस्टेंस बता रहा है, तो इसके लिए हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ये जेड है, ये ई है। आपने देखा था कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, इनफिनिटी पे भी 0 थी, लेकिन r/√2 डिस्टेंस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था। r/√2 डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगी। इसके इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव साइड में रहेगा, मैग्नीट्यूड हम इधर पॉजिटिव साइड दिखाएंगे। इसके इस तरफ पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की हो रहा है, तो ये मैग्नीट्यूड नीचे रहेगा, नेगेटिव साइड में रहेगा। तो r/√2 डिस्टेंस पे मान लो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, एंड r/√2 डिस्टेंस इधर माइनस r/√2 डिस्टेंस, दिस सेम मैग्नीट्यूड रहेगा बट नेगेटिव रहेगा, इधर की हो रहा है, सो यहाँ दिखाएंगे। सो ये जो अभी आपने पढ़ा कि इक्वल टू k q z बाई r² + z² पावर 3/2। डेफिनेटली ये z के साथ ये का रिलेशनशिप स्ट्रेट लाइन नहीं होएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में भी z है, सो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होएगा। तो क्या होएगा कि इस यहाँ पर मैक्सिमम हुआ और उसके बाद घटते घटते इनफिनिटी पे 0 हुआ। तो क्वालिटेटिव फॉर्म में इसकी ग्राफ बनाएं। जरूरी नहीं कि मैथ के स्टूडेंट की तरह पूरी की पूरी कहानी आप बनाएं। अगर आप क्वालिटेटिव फॉर्म में इसको देखें तो पहले ये बढ़ता जाएगा और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, एंड देन यहाँ से घटता जाएगा, घटते घटते इनफिनिटी पे 0 की ओर जाएगा। ये ग्राफ हो जाएगा। इधर बढ़ता, इससे इसी का रिपीटेशन होगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, एंड फिर इसके बाद घटते घटते इनफिनिटी हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। दिस इज द graphical relation between field and distance for a positively charged ring। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये नीचे चला जाता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की होता, और यहाँ पे इधर की होता, तो ये पोर्शन ऊपर चला जाता। इस तरह से आप इसके बारे में बातें कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बातें करेंगे। ओके, थैंक यू।